साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। साउथ एशिया में एक पैटर्न सा नजर आ रहा है और ये पैटर्न बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। 2022 में जो चीज कोलंबो में हुआ, 2024 में जो चीज ढाका में हुआ, 2025 में वही चीज अब काठमांडू में होता हुआ दिख रहा है। 3 अलग देश, 3 अलग जगह, लेकिन नतीजा सिर्फ एक। जनता का गुस्सा, नेता का भाग जाना और पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटियां। अब नेपाल की कहानी शुरू होती है एक वायरल ट्रेंड से, #NepoKids। नेपाल के पॉलिटिशियंस के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बाहर जाके लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हर एक चीज कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं नेपाल के लोगों के पैसे पे। पूरा एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जी जा रही है। और ऐसे 1-2 वीडियोस नहीं है, ऐसे वीडियोस पूरे भरे पड़े हैं टिकटॉक के ऊपर, जो कि नेपाल के अंदर चलता है अभी भी। यहाँ तक कि वहां से बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम रील्स पे भी आ गए, जहां से कि ये इंडिया में भी फैल गया। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड नेपाल की जो आम जनता है, उनके जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं। ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ना पढ़ने के लिए ढंग से स्कूल है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड है। मतलब एक तरफ नेपाल की जनता गरीबी से गरीबी हालत में जी रही है और उनके नेता, जिनको उन्होंने ही वोट करके लाया है, वो और उनके बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जो लोग वोट देते हैं वो बिना खाए मर रहे हैं, जिनको वोट दिया जाता है वो लोग खा खा के मर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ मैं सोशल मीडिया से देखकर आपको बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नेपाल के हैं। जब मैं बीटेक में था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि अलग अलग स्ट्रीम से थे। तो कुछ लोग बीटेक के स्टूडेंट्स थे भाई, कुछ लोग BCA के स्टूडेंट थे, कुछ लोग होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे, कुछ लोग मास्टर्स डिग्री वाले भी थे। तो इन सब से बात करने के बाद जो मैं डिटेल्स निकाल कर लाया हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि नेपाल के अंदर करप्शन पीक पे था, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे था, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था भाई। ऊपर से लोग ढंग से जी नहीं पा रहे थे। लेकिन मिनिस्टर्स के जो बच्चे थे, ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे थे, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। तो लोगों ने उनको एक्सपोज करना शुरू किया। नेपाल के लोगों ने लिटरली मिनिस्टर्स को एक्सपोज करना शुरू किया। एक एक करके फाइल्स वो खोलते गए और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैला दिया। वहीं से शुरू हुआ था ये #NepoKids वाला ट्रेंड। अब मीनवाइल में क्या चल रहा होता है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, चाइना से उनकी बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती है। अभी हमने देखा हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी चाइना गए थे SCO समिट में, वहां पे भी सब लोगों की मुलाकात होती है। तो वहां पे भी नजदीकियां देखी जा रही थी। और आपको पहले से भी पता है कि नेपाल के अंदर चाइना कितना ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है ताकि इंडिया को घेर सके। ये थोड़ा अलग जियोपॉलिटिक्स का एंगल है, इसको थोड़ा हम साइड रखते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं नेपाल के अंदर जो डोमेस्टिक चीजें चल रही थी उसके ऊपर। तो लोगों ने एक्सपोज करना शुरू किया, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन सभी को। और ये चीजें नेपाल की गवर्नमेंट के हाथ से बाहर चली गई। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया, हर चीज बैन कर दिया, यहाँ तक कि व्हाट्सएप वगैरह भी सब कुछ बैन था। आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। और फिर इसके बाद ना एक ग्रुप बनता है और लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू में हुआ करता था। लेकिन जो नेपाल की गवर्नमेंट होती है वो इस प्रोटेस्ट को ये दिखाकर सब जगह हाईलाइट करती है कि ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने सोशल मीडिया को बैन किया है। जबकि ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था। लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि इतना ज्यादा करप्शन बढ़ा हुआ है नेपाल के अंदर और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से जहां हम एविडेंसेस शेयर कर रहे थे, इन लोगों को एक्सपोज कर रहे थे, वो सोशल मीडिया भी इन्होंने बैन कर दिया। मतलब टोटल डिक्टेटरशिप। और इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट ने इसको ऐसा पोर्ट्रे किया कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का जो बैन है ना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद जो प्रोटेस्ट होता है ना, वो वायलेंट तब हो जाता है जब प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चला दी जाती है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो कि छात्र थे भाई, स्कूल वाले छात्र थे, बहुत सारे तो स्कूल के ID पहने हुए थे, उनको गोली लग जाती है और उनमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब इस पूरे प्रोटेस्ट को जो लोग लीड कर रहे थे, उस ग्रुप का मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, मेरे फ्रेंड ने बताया था। तो उस ग्रुप का ये एम है कि ये जो करप्ट लीडर्स है ना, इनको यहाँ से हटाओ, वापस से वोटिंग करवाओ और हमारे बीच से जो अच्छे लोग हैं उनको चुन कर लेके जाओ, ताकि वो नेपाल को गवर्न करे और आगे लेके जाए। अब जैसे ही तख्ता पलट होता है, आर्मी कंट्रोल में ले लेती है, तब जाकर ये जो ग्रुप था ना, इन्होंने अपने सपोर्ट को खींच लिया कि अब हमारा जो काम था वो हो गया। हमारा काम था इस गवर्नमेंट को यहाँ से हटाना क्योंकि ये करप्ट है। अब हमारे लोग सड़कों के ऊपर आपको नहीं दिखाई देंगे। अब उसके बाद आपको बहुत सारे जो वीडियोस नजर आ रहे हैं, जो कहीं पे कोई चोरी कर रहा है, कहीं पे किसी शॉप के अंदर घुस के वहां से सामान चुराया जा रहा है। तो ये जो चीजें करने वाले लोग हैं ना, वो जनरल लोग हैं, वो उस ग्रुप के लोग नहीं है जिन्होंने तख्ता पलट करवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं उस ग्रुप की तरफदारी कर रहा हूँ जिन्होंने तख्ता पलट करवाया? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जो नेपाल के लोगों ने मुझे बताया है, मैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। क्योंकि किसी भी देश के अंदर भाई अगर इतना ज्यादा हालत खराब होगा तो एक समय के बाद लोग फेड अप हो जाते हैं। और जो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये जो तख्ता पलट करवाया गया उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट वगैरह, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब जो KP शर्मा ओली थे ना, इतना कुछ होने के बाद भी वो रिजाइन करने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना, तब जाके उनको बोला गया, उनको फोर्सफुली रिजाइन करवाया गया। KP शर्मा ओली एटीट्यूड में थे कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ये क्या
क्या है, ये तो बच्चे लोग हैं, ये थोड़े दिन प्रोटेस्ट करेंगे फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन जब केपी शर्मा ओली को दिखा कि अब चीजें कंट्रोल से बाहर है, अब उनकी जान के ऊपर बन चुका है, तो आर्मी ने उनसे कहा कि हम आपकी रक्षा तभी करेंगे जब आप यहाँ से रिजाइन करेंगे। जब केपी शर्मा ओली ने रिजाइन किया, आर्मी ने कंट्रोल लिया, तब जाकर थोड़ा गुस्सा शांत होता है। अब कुछ लोग जाते हैं भाई नेपाल के जेल को तोड़ देते हैं, वहां से जितने भी कैदी वगैरह थे उनको भगा देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस है उनके घर को लूट लिया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है। देखिए, एक सवाल जो मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जाता है कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। और वैसे भी आज के टाइम में सभी लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई साइड इनकम उनके पास रहे, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा एक शानदार ऐप से, जो कि है मार्केट वुल्फ। अब देखिए, ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि इंडिया में काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहाँ पे पिन डालकर लॉगिन किया और बस एक क्लिक में फॉलो ट्रेंड पर टैप किया, और ये मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखा रहा है जो मार्केट में चल रहे हैं, और एक ही क्लिक में मैं उन्हें फॉलो भी कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे ऐप्स पे आपको 3 से 4 गुना ज्यादा फीस देना पड़ता है, लेकिन मार्केट वुल्फ आपको स्मॉल टिकट साइज से ही शुरू करने देता है। और हाँ, इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है। जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो, और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। मैंने खुद एक ट्रेड टेस्ट किया था, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से ये मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, और सिर्फ थोड़े ही वक्त में। और सबसे सरप्राइजिंग बात है कि ये पूरी फैसिलिटी आप सिर्फ 99 रुपए में पूरी लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमोडिटीज में भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, या फिर नेचुरल गैस हो गया। और जो ट्रेडिंग का टाइम है वो भी फ्लेक्सिबल है, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। और मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। एक यूजर ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850 रुपए, और जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और सबसे बड़ी बात है कि इन प्रॉफिट्स के ऊपर मार्केट वुल्फ को भी कमीशन नहीं लेता है। सो गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ये रिस्क फ्री नहीं है। मार्केट वुल्फ आपको टूल्स और सेफ्टी फीचर्स देता है, लेकिन डिसीजन आपका अपना है। इसलिए अपने रिस्क टॉलरेंस और कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। अब इसी बीच में ना एक नया फेस सामने आता है। हालांकि ये हम लोगों के लिए नया फेस है, लेकिन नेपाल के लोगों के लिए ये नया फेस नहीं है। ये है काठमांडू के मेयर बलेन शाह। ये एक फॉर्मर रैपर है जो कि अब एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन बन चुके हैं। बलेन शाह ने बहुत सारे नेपाल के एंटी गवर्नमेंट रैप सॉन्ग्स भी बनाए हैं। बलेन शाह के बारे में तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब बलेन शाह के जो रिलेशंस वगैरह है, कनेक्शंस वगैरह, वो मैं आपको बताता हूं। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि नेपाल के लोगों को अभी जो मैं बताने वाला हूं वो पसंद ना आए, लेकिन क्योंकि ये प्योर फैक्ट्स है, मैं अपने मन से कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। बलेन शाह और यूएस का बहुत गहरा नाता रिश्ता है। इनका यूएस एम्बेसी के साथ मल्टीपल एंगेजमेंट्स हो चुके हैं। टाइम मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये फीचर हो चुके हैं। और ये वही बलेन शाह है जो कि इंडिया के खिलाफ खड़े हुए थे। आदि पुरुष को बैन करके जो इंडियन मूवीज होते हैं उनके ऊपर काठमांडू के अंदर रोक लगा दिया था। हालांकि आदि पुरुष तो मुझे ही पसंद नहीं है, मैं भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन अब जो दूसरे की प्लेयर सामने आते हैं वो है सुडान गुरुंग। सुडान गुरुंग एनजीओ हम ही नेपाल के फाउंडर है। डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में इन्होंने प्लानिंग करवाई, हाउ टू प्रोटेस्ट वीडियोज वगैरह शेयर हुए, पेट्रोल बॉम्ब्स बनाने के इंस्ट्रक्शन शेयर हुए, और प्रोटेस्ट प्ले कार्ड पे एनजीओ की ब्रांडिंग थी। फंडिंग फॉरेन कंपनी से आई, जैसे कि कोका कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार, मलबेरी होटल्स। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि उड़ीसा के अंदर आपको याद होगा कि हमने वीडियो बनाया था कि उड़ीसा के अंदर एक जो स्टूडेंट थी, जो नेपाल की रहने वाली स्टूडेंट थी, उसका मर्डर कर दिया गया था। और उस टाइम पे उस इशू का इस्तेमाल करके इसी एनजीओ ने एंटी इंडिया नैरेटिव्स फैलाए थे। अब बलेन शाह के बारे में ना एक और बात मैं आपको बताता हूँ। बलेन शाह ना बार बार इस तरीके के एंटी इंडिया नैरेटिव ना पुश करते रहते हैं। बलेन शाह के ऑफिस में ऐसा मैप लगा हुआ है जिसमें इंडिया का बहुत सारा पार्ट दिखाई देता है, और ये उसको बोलते हैं ग्रेटर नेपाल। अब बलेन शाह ये किसके कहने पे ऐसा कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। हो सकता है यूएसए के कहने पे कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि ये बस अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हो कि भाई नेपाल के जो यूथ है उनका वोट इनको आसानी से मिल जाए। और मैं नेपाल के लोगों का समर्थन इसलिए करता हूँ इस तख्ता पलट में, क्योंकि केपी शर्मा ओली ना चाइना के गोद में जाके बैठे हुए थे भाई, और ये हमारे इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। अक्सर ये बयानबाजी भी करते रहते थे, इंडिया के खिलाफ बोलते रहते थे। अब देखिए, नेपाल का जो रिश्ता है ना इंडिया के साथ, वो बेटी और रोटी का रिश्ता है। और मैं ये चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, नेपाल को स्टेबिलाईज करे, और एक ढंग की सरकार को वहां पे बिठाए जो कि नेपाल के ग्रोथ के लिए काम करे, वहां के डेवलपमेंट के लिए काम करे, ताकि वहां के लोगों को इतना प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। नेपाल के लोगों को जॉब्स के लिए इंडिया आना पड़ता है। नेपाल के जो लोग हैं वो बांग्लादेशी जैसे नहीं है जो इलीगल रास्ते से घुस जाते हैं और फिर यहाँ पे आके आतंक मचाते हैं।
यहाँ तक कि हमारे आर्मी के अंदर भी बहुत सारे नेपाल के लोग हैं, उनका अपना एक रेजिमेंट है भाई। नेपाल हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इस बात से समझ सकते हैं कि नेपाल जो है ना वो चाइना और इंडिया के बीच में बफर के जैसा है, और अगर नेपाल में कुछ भी गड़बड़ होता है ना तो वो डायरेक्ट थ्रेट है इंडिया के। तो इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा, नेपाल को स्टेबलाइज करना होगा, हंस के या रो के आपको करना ही होगा, और नेपाल के लोगों की हेल्प भी करनी होगी। हम लोग नेपाल से कल्चरली भी कनेक्टेड है, हिस्टोरिकली भी कनेक्टेड है, और रिलीजियस वे में भी कनेक्टेड है। और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए, और ये जितने भी जिहादी वगैरह नेपाल से होकर इंडिया में आते हैं या फिर नेपाल के अंदर ये जो भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, कहीं पे मस्जिदें बना दी जा रही है, मजार बना दी जा रही है, लैंड ग्रैबिंग हो रहा है, लव जिहाद के केसेस बढ़ रहा है, बॉर्डर एरियाज में सब चीजें हो रही है, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि नेपाल जो इकलौता हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नेपाल जो इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था उसकी हालत भी इंडिया के अंदर जिस तरीके से इन जिहादियों ने कर दिया है वो हालत हो। तो नेपाल एक बैटलफील्ड बन चुका है। यहाँ पे ना अमेरिका का प्रॉक्सी वार चल रहा है भाई, चाइना से प्रॉक्सी चल रहा है। अमेरिका का एमसीसी कॉम्पैक्ट $550 मिलियन का प्रोजेक्ट है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो पोखरा एयरपोर्ट के लिए $216 मिलियन का लोन लिया जा चुका है। तो एक तरीके से नेपाल एक बैटलफील्ड बन चुका है, जहां पे कि यूएसए अपना प्रॉक्सी चला रहा है और एक तरफ से चाइना अपना प्रॉक्सी चला रहा है। सेम उसी तरीके से जैसे कि अफगानिस्तान में रशिया और यूएसए अपना प्रॉक्सी चला रहे थे। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो ये प्रोटेस्ट मैं जेन्युइन मानता हूँ। नेपाल के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तब जाकर उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन यहाँ पे फॉरेन इन्वॉल्वमेंट एंगल को हम लोग सीधे से नकार नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन तो जरूरी है, कुछ ना कुछ फंडिंग, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूरी होगा, क्योंकि ये पूरा एकदम ग्लोबल नैरेटिव दिखता है भाई। इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज है ना, सब डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। इंडिया को भी डिस्टेबलाइज करने की बहुत बार कोशिश की गई, फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे, कभी एंटी सीए प्रोटेस्ट के नाम पे प्रोटेस्ट करके चक्का जाम करने की कोशिश, तो कभी ये लोग कश्मीर का नाम लेके भाई कहते हैं कि असम को काट देंगे, हम लोग नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। तो इंडिया को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश बहुत बार की गई है। लेकिन कहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है या जो इंटेल हमारी गवर्नमेंट को मिलता है, तो हमारी गवर्नमेंट भी एकदम प्रिपेयर्ड रहती है। आप देखिए कि इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज है, जहां पे भी अमेरिका एंटी अमेरिका गवर्नमेंट आई है, उसको अमेरिका ने गिरा ही दिया है। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए इमरान खान ने यूएसए के बारे में थोड़ा सा कुछ बोला, इमरान खान जेल में अभी तक चक्की पीस रहा है, साबुन उठा रहा है, फिर उसका साबुन कोई और उठा रहा है। अफगानिस्तान एक अलग केस है, वो ग्रेवयार्ड है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। श्रीलंका के अंदर भी हमने वही देखा, वैसे ही तख्ता पलट हुआ भाई। यही सेम पैटर्न हमने बांग्लादेश के अंदर भी देखा कि भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट जब यूएसए का सुनना बंद कर देती है तो वहां पे भी तख्ता पलट करवा दिया जाता है। हालांकि नेपाल का केस थोड़ा सा अलग है, लेकिन रिजल्ट सेम है। तो ये 3-4 देशों के अंदर ये जो भी इंडिया के आसपास सारे बॉर्डर वाले कंट्रीज है, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन चलाया जा रहा है सीआईए के द्वारा? बाकी आप लोग इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा। ऑलरेडी 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं मार्केट वुल्फ के, तो फिर देर किस बात की। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है और पिन कमेंट में भी है। आप भी चेकआउट कीजिए मार्केट वुल्फ ऐप और अभी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए अपने रिस्क के हिसाब से।